2002 का वक्त था। सब बिखर गया। The train met with an accident. बाकी के डिब्बों में आग नहीं लगी। ये बात दबाने की नहीं, उछालने की है। तो लोग भड़केंगे कुछ महीने में इलेक्शंस। किस तरफ घुमाना चाहते हैं आप इस केस को? According to this report, it was 100% an accident. उस आग में सैकड़ों लोगों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। इतिहास गवाह है, देश हो या इंसान गिर के ही संभलता है। आग कैसे लगी? अभी तक पता नहीं चला। गोधरा का सच खा के बैठ गए। एक दिन देश का बच्चा बच्चा जवाब मांगेगा तुमसे। अमेरिका के लिए वो 9/11 था और भारत के लिए वैसा ही एक वक्त दस्तक देने वाला था। Horrific news of a tragic incident is coming from Gujarat. साल 2002 गुजरात में हुए गोधरा ट्रेन हादसे से प्रेरित द साबरमती रिपोर्ट ऐसे फैक्ट्स पर बेस्ड मूवी है जिसकी चर्चा आज कोई नहीं करता। लोगों को 2002 में हुए गुजरात दंगे तो याद रहते हैं, लेकिन इन दंगों के पीछे क्या स्टोरी थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारे फैक्ट्स इस मूवी में दिखाए गए हैं। फिल्म के ट्रेलर से यह साफ होता है कि द साबरमती रिपोर्ट एक संवेदनशील मुद्दे को दर्शाती है। इसकी कहानी को मेकर्स ने सिल्वर स्क्रीन्स पर उतारने का काम किया है। हालांकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस मूवी में गुजरात कांड पर अतीत में बनी फिल्मों की तरह कोई पुराना प्लॉट देखने को मिलेगा, तो शायद आप गलती कर रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में कहानी की गहराई को छिपाया गया है। असली फैक्ट्स मूवी देखने पर पता लगता है। फिल्म की कहानी की शुरुआत इसी ट्रेन हादसे का सच जानने की जद्दोजहद से होती है। इस फिल्म का एक फेमस डायलॉग है कि पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की ओर देखता है और हमारी मीडिया सच दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखा करती है। पूरा देश सच जानने के लिए मीडिया की तरफ देखता है और हमारी मीडिया सच को दिखाने से पहले अपने ऊपर बैठे मालिकों को देखती है। इस एक डायलॉग ने हमारे देश की मीडिया पर कई सवाल या निशान खड़े कर दिए। लेकिन ये मूवी बेस्ड है गोधरा के ट्रेन अग्निकांड पर और आज के वीडियो में हम इसी पूरे इंसिडेंट को समझेंगे। बात करते हैं साल 2002 की। फरवरी 2002 में विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में एक पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन करने वाला था। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से राम भक्तों और कार सेवकों को निमंत्रण भेजा था। गुजरात से भी हजारों कार सेवक अयोध्या जाने के लिए तैयार थे। कार सेवक का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से रिलीजियस सेवा में जाने वाले लोग, उन्हें कार सेवक कहा जाता है। 22 फरवरी को कार सेवक अहमदाबाद से अयोध्या आने के लिए निकलते हैं। वहां पहुंचते हैं और पूर्णाहुति महायज्ञ में शामिल होते हैं। पूर्णाहुति महायज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाता है। इसके बाद वक्त आता है अपने अपने घर वापस जाने का। लोग अपने अपने साधन से घर वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर गुजरात के भी कार सेवक थे। लोग अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पहुँचने लगे। स्टेशन पर कार सेवकों की भारी भीड़ थी। पूरा स्टेशन श्री राम के नारों से गूंज रहा था। लगभग 1700 कार सेवकों का जत्था अपने साथ होने वाली अनहोनी से अनजान था और अहमदाबाद जाने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में सवार हो गया। ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि सबसे ज़्यादा भीड़ ट्रेन के S5 और S6 कोच में शामिल थी। ट्रेन अयोध्या जंक्शन से निकली और 27 फरवरी को गोधरा स्टेशन पर पहुंची। 27 फरवरी को वक्त था सुबह 7:43। सर्दी का वक्त था। लोग चाय पानी पीने के लिए अपने कोच से नीचे उतरते हैं। लोगों को क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनके साथ क्या घटना घटने वाली है। सिग्नल ग्रीन हुआ और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से रवाना होने लगी कि तभी किसी ने ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया और एक तेज आवाज के साथ ट्रेन आउटर सिग्नल पॉइंट पर रुक जाती है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो ट्रेन की चेन थी वो एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स खींची गई। ट्रेन रुकी ही थी कि तभी लगभग 2000 दरिंदों की भीड़ ने ट्रेन पर हमला कर दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक एक पत्थर मारने की बजाय पूरी ट्रेन को जला देना ही उचित समझा और इसके बाद वो हुआ जो मानवीय कल्पना से परे था। हमलावरों ने ट्रेन के 4 डब्बों में आग लगा दी। पता नहीं किस लेवल की घृणा भरी थी इनके मन में कि इन्होंने निर्दोष लोगों से भरी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को ट्रेन से निकलने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी भीड़ के द्वारा आग बुझाने नहीं दिया जा रहा था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस हादसे में 27 महिला और 10 बच्चों समेत 59 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। काफ़ी लोग घायल भी हो गए थे। आज भी गोधरा जंक्शन पर साबरमती एक्सप्रेस की जली हुई बोगियां खड़ी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। घटना के तुरंत बाद आनंद फानन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और पुलिस प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ निर्देश दिए गए। लेकिन इस घटना के एक दिन बाद ही 28 फरवरी को माहौल अशांत हो गया। उस समय न्यूज़ की 24/7 ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई। लोगों को न्यूज़ के माध्यम से गोधरा की जानकारी मिलना शुरू हो गया।
इसके बाद गोधरा से कार सेवकों के शव खुले ट्रक में अहमदाबाद लाए गए। आरोप लगा कि इन शवों को इनके घर वालों को देने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया गया। जहां जहां से ट्रक गुजर रहा था, लोगों में गुस्सा और बदला लेने की भावना बढ़ती जा रही थी। जल्द ही गोधरा में इस ट्रेन को जलाए जाने की घटना ने पूरे गुजरात में दंगे का रूप ले लिया और फिर पूरा गुजरात देखते देखते जल उठा। हादसे के बाद गुजरात नहीं रहा। 1 मार्च को भारत बंद बुलाया गया। कुछ लोगों का कहना था कि कथित तौर पर पुलिस प्रशासन को कुछ न करने का निर्देश ऊपर से दिया गया था, लेकिन यह सिर्फ कुछ लोगों की थ्योरी थी। इसमें से आज तक कुछ भी साबित नहीं हो सका। यहाँ पर एक्शन के रिएक्शन की बात हो रही थी, वैसा ही रिएक्शन जैसा इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख दंगों में देखा गया था। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आसपास की जमीन भी हिलती है, ऐसा जस्टिफिकेशन दिया जा रहा था सिख दंगों में, जब निर्दोष सिखों की हत्या की जा रही थी। खैर, गुजरात में दंगे शुरू हो चुके थे, लोग बेकाबू हो गए थे। एक बड़ी घटना हुई अहमदाबाद के नरोदा में। यहाँ 28 फरवरी 2002 को 5000 लोगों की भीड़ के द्वारा 97 मुसलमानों को मार दिया गया। यहाँ पर 10 घंटों से अधिक दंगे होते रहे। इस दौरान यहाँ भीड़ ने लूटपाट की, धारदार हथियारों से हमला किया और लोगों को जलाया भी गया। ये हिंसा इतनी खतरनाक थी कि सांप्रदायिक हिंसा को सामूहिक हत्या का ऐसा सबसे बड़ा मामला माना गया, जिसमें 10 घंटों के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगे रोकने के लिए भारतीय सेना को बुलाया गया। इसके बाद बात करते हैं गुलबर्ग सोसाइटी में हुई एक घटना की। दंगाइयों ने सोसाइटी में लगे गेट को तोड़ दिया, सोसाइटी में अंदर घुसे और यहाँ के मकानों पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस आई और इन्हें भगाया गया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद ये फिर से और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। दंगाइयों ने सारे घर लाइन से जला दिए और चुन चुन कर लोगों को मारा। यहाँ पर कांग्रेस नेता एहसान जाफरी को भी मार दिया गया। इसके अलावा कालोल, वडोदरा की बेस्ट बेकरी समेत ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। ऐसा लग रहा था कि मानो गुजरात से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया हो। गुजरात फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहती है कि आग हमलावरों के द्वारा ट्रेन के अंदर से लगाई गई थी। ट्रेन के अंदर ही पेट्रोल, डीजल या फिर कैरोसिन के डब्बे लाए गए और इसी से आग लगाई गई। आग ट्रेन के अंदर से ही लगाई गई, ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि खिड़कियों के नीचे ट्रेन का बाहरी हिस्सा काफी कम झुलसा हुआ था। इसके बाद 6 मार्च 2002 को गुजरात सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था नानावती आयोग। करीब 6 सालों की जांच के दौरान इस आयोग ने 40,000 से ज़्यादा हलफनामे और 1000 से ज़्यादा गवाहों की जांच की। इसके बाद इस आयोग ने भी माना कि ट्रेन के S6 कोच को जलाना एक योजनाबद्ध साजिश थी। आयोग ने एक मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर जी और एक सस्पेंडेड CRPF अधिकारी नानू मियाँ को इस घटना का मास्टरमाइंड बताया। इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया कि ट्रेन में आग लगाने के लिए इतना ईंधन कहाँ से सप्लाई हुआ। ट्रेन के गोधरा पहुंचने से कुछ घंटे पहले 140 लीटर पेट्रोल जमा करने और मुख्य साजिशकर्ता होने के लिए रजाक कुरकुर को आरोपी बनाया गया। उस वक्त गुजरात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक जे महापात्रा, उन्होंने बताया कि हमलावरों ने ट्रेन के गोधरा पहुंचने से पहले पेट्रोल में कपड़े को भिगाकर तैयार रखा था ताकि आग लगाने में ज़्यादा वक्त ना लगे। इसके बाद 2004 में लोकसभा चुनाव हुए, यूपीए की सरकार बनी। उस समय लालू प्रसाद यादव को रेल मंत्री बनाया गया। ट्रेन हादसे के 2.5 साल बाद सितंबर 2004 में लालू यादव ने घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश उमेश चंद्र बनर्जी को नियुक्त किया। जनवरी 2005 में उमेश चंद्र बनर्जी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग कोई साजिश नहीं बल्कि अचानक से हुआ कोई एक हादसा था। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक माना और इसे रद्द कर दिया। इसके साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने इस आयोग के गठन पर भी सवाल उठाए, लेकिन उस वक्त के रेल मंत्री लालू यादव ने इस रिपोर्ट के दम पर ही कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही गुजरात दंगों की प्लानिंग की है। उस समय बीजेपी केंद्र में विपक्ष में थी और कहा कि ये रिपोर्ट इसलिए लाई जा रही है कि अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं और यूपीए इसका फायदा उठाना चाहती है। इसके अलावा साबरमती एक्सप्रेस को जलाने में एक और एंगल सामने आया, वो ये था कि ट्रेन जलाने में पाकिस्तान की एजेंसी ISI का हाथ होना। उस वक्त सरकार में जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने भी इस थ्योरी का समर्थन किया। 28 फरवरी 2002 तक साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के लिए आगजनी, दंगे और लूटपाट के आरोप में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 मार्च 2002 को मुख्य संदिग्ध हाजी बिलाल को गोधरा में ATS ने पकड़ लिया। गोधरा नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन को भी मार्च में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद SIT ने अदालत में 500 से अधिक पेजेस वाली चार्जशीट दायर की, जिसमें कहा गया था कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में 59 लोग मारे गए थे और गोधरा के पास लगभग 2000 अज्ञात लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इसके अलावा चार्जशीट में यह भी कहा गया कि भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, फायर ब्रिगेड को जलती हुई ट्रेन के पास जाने से रोका गया और इसके बाद फिर से ट्रेन पर हमला किया गया। इसके बाद फरवरी 2011 में ट्रायल कोर्ट ने इस केस में 31 लोगों को दोषी ठहराया।
और 63 अन्य को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने यह माना कि यह पूरी घटना एक सुनियोजित साजिश थी। मौलवी सईद उमर जी को एसआईटी ने मुख्य साजिशकर्ता माना था, लेकिन एविडेंसेस की कमी की वजह से 62 अन्य के साथ उसे भी बरी कर दिया गया। इस मामले में 11 दोषियों को मौत की सजा हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने इन आरोपियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। फैसला भी हो गया, कुछ लोगों को सजा भी हो गई, लेकिन कुछ ऐसे सवाल रह गए जिन्हें आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। जैसे दंगाइयों ने ट्रेन के S5 और S6 कोच को ही निशाना क्यों बनाया? क्या 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचे को गिराने और गोधरा ट्रेन अग्निकांड में कोई लिंक है? क्या ट्रेन को इसलिए जलाया गया कि 1992 में विवादित ढांचे को गिराने में कार सेवकों की भूमिका थी? क्या यह साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड इसी हादसे का बदला था? गोधरा से कुछ दूर जब 2000 दंगाइयों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, पेट्रोल में कपड़े भिगोकर आग लगाने की प्लानिंग की जा रही थी, तब पुलिस और प्रशासन को उनकी इस प्लानिंग की भनक क्यों नहीं लगी? देखिए, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले और आगे कभी मिलेंगे भी नहीं। इस फिल्म साबरमती रिपोर्ट में ऐसे ही तथ्यों को दिखाया गया है जिनकी कोई बात नहीं करता। सोशल मीडिया पर आपको गुजरात दंगे और मुसलमानों पर अत्याचार से जुड़े बहुत सारे आर्टिकल्स और मूवीज मिल जाएंगी, लेकिन उस ट्रेन अग्निकांड की कोई बात नहीं करता। जो 59 लोग इस आगजनी में मारे गए उन्हें भुला दिया गया, और ये फिल्म इन्हीं सब चीज़ों को स्क्रीन पर लाने का प्रयास करती है। पीएम मोदी ने भी गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म की तारीफ की। उन्होंने एक यूजर की साबरमती रिपोर्ट पर की गई पोस्ट को ट्विटर पर रीट्वीट करके लिखा कि यह अच्छी बात है कि सच सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम जनता भी इसे देख सके। झूठी धारणा सिर्फ कुछ वक्त तक कायम रह सकती है, हालांकि तथ्य सबके सामने आता ही है। पीएम मोदी ने जो पोस्ट रीट्वीट की है वो एक जर्नलिस्ट की है, जिसमें फिल्म को लेकर कहा गया है कि यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हमारे इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना का सच यह फिल्म सामने लाती है। इस फिल्म को बनाते वक्त निर्माताओं ने सम्मान और संवेदनशीलता का बहुत ध्यान रखा है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कुछ राजनीतिज्ञों ने ट्रेन में पैसेंजर्स को जलाए जाने की घटना का इस्तेमाल कैसे एक लीडर की छवि खराब करने के लिए किया। पीएम मोदी ने इससे पहले द कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 जैसी फिल्म की भी तारीफ की थी। 12 मार्च 2022 को द कश्मीर फाइल्स के मेकर्स ने पीएम से मुलाकात की थी। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह मुलाकात और खास इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की। इस फिल्म को प्रोड्यूस करके हमें गर्व महसूस हो रहा है। बात करें फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की, तो ट्रेलर रिलीज के बाद से ही ये फिल्म विवादों में आ गई थी। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी ने बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही है। देखा जाए तो ये फिल्म जर्नलिज्म के एंगल से भी बनाई गई है। गोधरा कांड को उस समय के पत्रकारों ने कैसे पेश किया, ये पूरी कहानी उसी पर बेस्ड है। फिल्म के ट्रेलर में बताया कि कैसे अंग्रेजी पत्रकार हिंदी वालों को कमतर रखते हैं। गोधरा में हुई एक घटना ने चिंगारी का काम किया और इसके बाद पूरा गुजरात सुलगने लगा था। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। इन दंगों से राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि स्थिति को काबू में करने के लिए तीसरे दिन सेना उतारनी पड़ी थी। 22 साल बाद आज भी गोधरा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर साबरमती एक्सप्रेस के जले हुए डिब्बे S5 और S6 को देखा जा सकता है। इन दंगों के बाद देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में कई बड़े बदलाव आए। गुजरात से निकलकर भारत की राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। घटना के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमेशा से ही उन पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने दंगे रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। घटना की शाम गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। इस मीटिंग को लेकर पूर्व IPS संजीव भट्ट ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं की प्रतिक्रिया होने देने की बात कही थी, लेकिन बाद में SIT ने संजीव भट्ट के आरोपों को गलत माना और कहा कि वह 27 तारीख की उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। SIT ने कहा कि संजीव भट्ट तथ्यों को घुमा फिरा रहे हैं। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस GT नानावती और गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अक्षय मेहता ने अपनी आखिरी रिपोर्ट गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी। इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के 5 साल बाद दिसंबर 2019 में सदन में पेश किया गया। आयोग ने 1500 से अधिक अपनी पेजेस की रिपोर्ट में कहा कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि इन हमलों के लिए राज्य के किसी मंत्री ने जनता को भड़काया या उकसाया। इस प्रकार नानावती आयोग ने गुजरात के 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी।